स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी अनन्या द क्राउन बियॉन्ड ब्लड ए सीक्वल टू रिटर्न ऑफ द इलेजिटिमेट डॉटर, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 43। गेट पर एक पुराना दोस्त। गेट का गार्ड एक ऐसा युवा लड़का जो 3 साल पहले ड्यूटी पर नहीं था और जिसे ये तक नहीं पता था कि उस आगंतुक के नाम का क्या महत्व था। उसने बस इंटरकॉम पर यह घोषणा की कि कोई काव्या मल्होत्रा राजकुमारी से मिलना चाहती है। जिस शादी के आमंत्रण के सैंपल्स की वो समीक्षा कर रही थी, उसे अनन्या ने लगभग गिरा ही दिया था। उसने महल की सीढ़ियों पर काव्या का खुद स्वागत किया, वही सीढ़ियां जहां कभी देवयानी ने एक डरी हुई 16 साल की लड़की को अपनी बाहों में बिना किसी झिझक के समेट लिया था, और उसने अपनी सबसे पुरानी दोस्त को वहां एक थोड़ी सिकुड़ी हुई ट्रैवल कुर्ती में पैरों के पास एक पिटे पिटाए सूटकेस के साथ खड़े हुए पाया। वो उतनी ही घबराई हुई लग रही थी जितनी अनन्या ने तब महसूस किया था जब उसने पहली बार यह सफर तय किया था। अचानक आए आंसुओं के बीच हंसते हुए और काव्या को गले लगाते हुए अनन्या ने कहा, तुम फोन कर सकती थी। उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए काव्या ने कहा, मैंने 3 बार कोशिश की। तुम्हारा असिस्टेंट मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम फूलों की सजावट के बारे में किसी बहुत जरूरी मीटिंग में हो, और मैंने सोचा, सच कहूं तो अपनी हिम्मत टूटने से असली महल को खुद अपनी आंखों से देखना ज्यादा बेहतर होगा। किस बात की हिम्मत टूटने पर? काव्या पीछे हटी और जब से अनन्या उसे जानती थी, अंतिम संस्कार के दौरान, राजस्थान के ट्रेन टिकट के जरिए और लगातार 3 दिलचस्प सालों में आए हर फोन कॉल के दौरान वो पहली बार सचमुच अनिश्चित लग रही थी। काव्या ने एक सांस में कहा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी 3 हफ्ते पहले। मार्केटिंग फर्म, अच्छी सैलरी, वो सब कुछ जो मेरे माता पिता चाहते थे, मैंने इसे छोड़ दिया है और मैं तब से यह पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि तुम्हें इसकी वजह कैसे बताऊं। अध्याय 44। काव्या की मांग। वे अनन्या के पुराने कमरे में बैठे थे, जिसे आज भी काफी हद तक वैसा ही रखा गया था, जो उस लड़की के लिए एक छोटा और सोच समझकर बनाया गया जरिया था जो वो इन सब के शुरू होने से पहले हुआ करती थी। और काव्या को आखिरकार वे शब्द मिल ही गए जिन्हें कहने के लिए उसने 300 किलोमीटर का सफर तय किया था। एक कप चाय को बिना पिए अपने हाथों के बीच घुमाते हुए उसने कहा, मैंने 3 साल तक तुम्हें देखा है। हर एक हेडलाइन, हर एक इंटरव्यू, उस ट्रस्ट के बारे में हर एक कहानी। और मैं मुंबई की एक ऑफिस बिल्डिंग की अपनी डेस्क पर बैठकर स्किन केयर ब्रांड्स के लिए एड कॉपी लिखते हुए यही सोचती रहती थी, इसके मुकाबले मैं अपनी जिंदगी में असल में क्या कर रही हूं। काव्या, तुम्हें खुद की तुलना किसी से? काव्या ने कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। और अनन्या को अपने भीतर अपने दोस्त के जबड़े पर बनी वही जिद्दी लकीर देखकर अपनेपन की एक हल्की सी हूक महसूस हुई जिसने कभी उससे कहा था कि राजघराने की सीरियल्स असली जिंदगी जैसी नहीं होती। चीजों को व्यवस्थित करने में अच्छी हूं। कैंपेन, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, मैंने असल में इसी की ट्रेनिंग ली है। और अनन्या, जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तुम्हारा ट्रस्ट तुम्हारी टीम के संभालने की क्षमता से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 12 गांव पहले ही शामिल हो चुके हैं और ज्यादा गांव इसमें शामिल होने की मांग कर रहे हैं। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस सारी सद्भावना, गुडविल के आसपास एक वास्तविक बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, इससे पहले कि यह अपनी ही अच्छी नीयत के बोझ तले ढह जाए। अनन्या की सांस अटक गई। तुम ट्रस्ट के लिए काम करना चाहती हो? काव्या ने सुधार करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूं। तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर नहीं, किसी पुरानी दोस्ती के एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे योग्य इंसान के तौर पर जो असल में इसे सही तरीके से बनाने में मदद कर सके। मैंने यहाँ ट्रेन के सफर के दौरान ही ऑपरेशंस का एक रफ प्लान तैयार कर लिया था। अगर तुम इसे देखना चाहो, मैं जानती हूँ कि यह मेरी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी है, मुझे यहाँ बस बिना बताए आने से पहले पूछना चाहिए था। काव्या। अनन्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और उसकी बातों के उस घबराहट भरे सिलसिले को रोक दिया। 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि राजघराने की कहानियां सीरियल्स में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। तुम मेरे लिए बहुत डरी हुई थी। काव्या ने कबूल किया, मैं डरी हुई थी, और अब तुम उसी के बीचों बीच आना चाहती हो। काव्या थोड़ा नम आंखों से हंस पड़ी। अब मैंने तुम्हें उस सीरियल के सबसे डरावने हिस्सों को किसी ऐसी चीज में बदलते हुए देखा है जो असल में असली लोगों की मदद करती है। अनन्या, मैं अब दूर बैठकर सिर्फ इसकी तारीफ नहीं करना चाहती, मैं इसे बनाने में मदद करना चाहती हूँ। अध्याय 45। और बड़ा होता परिवार। जब इस बारे में विक्रमादित्य से सलाह ली गई तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, उन्हें ले आओ। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, जो भी शख्स हम में से किसी के भी यह जानने से पहले कि मेरी बेटी का वजूद है, उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा, उसने आज हम जो भी बना रहे हैं उसमें अपनी जगह अपने दम पर कमाई है।
काव्या ने अगले हफ्ते से काम संभाल लिया और 1 महीने के भीतर ही उसने ट्रस्ट के बिखरे हुए भले चले लेकिन अव्यवस्थित प्रशासन को किसी ऐसी चीज में बदल दिया जो वाकई में टिकाऊ थी। गांवों के अनुरोधों के लिए एक सही इंटेक्स सिस्टम, एक पारदर्शी तिमाही रिपोर्टिंग ढांचा और सीधे उन समुदायों से चुने गए स्थानीय समन्वयकों कोऑर्डिनेटर की एक छोटी लेकिन बढ़ती हुई टीम जिनकी वे सेवा करते थे। ट्रस्ट के नए सुव्यवस्थित डैशबोर्ड को किसी आश्चर्य के भाव के साथ देखते हुए एक शाम अनन्या ने उससे कहा, तुम इसमें डरावनी हद तक अच्छी हो। काव्या ने ऊपर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था। मार्केटिंग फर्म के स्किल्स जिन्हें किसी ऐसी चीज की तरफ मोड़ दिया गया है जो असल में मायने रखती है। इसके अलावा किसी न किसी को तो इस ऑपरेशन को पूरी तरह तुम्हारी अच्छी नीयत और कबीर के इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टिंक्ट्स के भरोसे चलने से रोकना ही था। तुम दोनों कमाल के हो, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी कोई स्प्रेडशीट नहीं बनाई है। जैसे जैसे शादी की तारीख आखिरकार करीब आ रही थी, जिसे आने वाली सर्दियों के लिए तय किया गया था, जब रेगिस्तान ठंडा हो जाता है और महल के बगीचे पूरी तरह खिल उठते हैं, अनन्या ने खुद को इन 3 लंबे और घटनाओं से भरे सालों में पहली बार पूरी तरह से ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाया जिन्होंने वहां रहने का खुद फैसला किया था। एक ऐसा पिता जिसने धीरे धीरे और अपनी कमियों के बावजूद ईमानदारी को अहंकार से ऊपर रखना सीख लिया था। एक सौतेली माँ जिसने अपनी दबी हुई सच्चाई को खुद बयां करने की हिम्मत जुटा ली थी। भाई बहन जो शक के दायरे से निकलकर सच्ची वफादारी तक पहुंच चुके थे। एक मंगेतर जिसके परिवार का इतिहास उसकी अपनी वसीयत से ऐसे तरीकों से जुड़ा हुआ था जिसकी वे दोनों कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और अब एक पुरानी दोस्त जो उसके साथ मिलकर कुछ स्थायी बनाने में मदद करने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करके आई थी। एक रात देर तक काव्या के साथ शादी की तैयारियों को छांटते हुए अनन्या ने खुद को अपनी माँ का पुराना खत दोबारा पकड़े हुए पाया। वही खत जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, जो शांत पलों में 3 साल से पढ़े जाने और बार बार दोहराए जाने की वजह से अब नरम पड़ चुका था। अनन्या, अगर कभी जरूरत पड़े तो अपना हक मांगो। तुम किसी से कम नहीं हो। काव्या ने उसके चेहरे के बदलते भावों पर गौर करते हुए बड़े नर्म लहजे में पूछा। सब ठीक है, अनन्या ने कहा। मैं ये सोचती रहती हूँ कि जिस रात उन्होंने मुझे ये खत दिया था, उस रात ये कितना छोटा लगा था। ऐसा लगा था जैसे ये सिर्फ एक पिता, एक खिताब और एक विरासत के बारे में हो। मुझे नहीं पता था कि यह अंत में इन सब के बारे में साबित होगा। गांव, राज, एक पूरा परिवार जो खुद के साथ ईमानदार होना सीख रहा है। तुम, काव्या ने एक समझ भरी मुस्कान के साथ जोड़ा। कबीर, गर्मी अपने सीने में फैलाते हुए अनन्या ने सहमति जताई। कबीर, माँ ने मुझसे वो पाने के लिए कहा था जो मेरा था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा रहा होगा कि आखिरकार इसमें कितना कुछ शामिल हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जैसे जैसे सर्दियां करीब आ रही हैं और शादी का दिन पास आ रहा है, अनन्या अपने सबसे बड़े और निजी चैलेंज का सामना करती है। एक ऐसी रस्म की योजना बनाना जो खोई हुई माँ और बनाए गए परिवार दोनों को सम्मानित करे, जबकि एक अप्रत्याशित बाधा खुद शादी के दिन को ही खतरे में डाल देती है। अध्याय 46। 2 दुनिया, एक रस्म शादी की योजना बनाने वाली समिति। देवयानी, इशिता, काव्या और एक बहुत ज्यादा काम के दबाव में घिरे महल के इवेंट कोऑर्डिनेटर ने सर्वसम्मति से अनन्या को रस्मों रिवाजों के उन विवरणों पर बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए थे जिन्हें शाही परंपरा आमतौर पर किसी दुल्हन को नहीं देती थी। जब अनन्या ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उसके कुछ विचार सदियों पुराने प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, तो देवयानी ने बड़े सीधे शब्दों में कहा, ये तुम्हारा दिन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इन परंपराओं के दायरे में नहीं पाला था। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ये परंपराएं भी उनके लिए थोड़ी जगह बनाना सीख ले। इसलिए योजनाएं कुछ ऐसी बनी जो न तो पूरी तरह राजगढ़ जैसी थी और न ही पूरी तरह मुंबई जैसी थी, बल्कि पूरी तरह और जानबूझकर अनन्या की अपनी थी। मंडप महल के बगीचों में उसी रात के आसमान के नीचे बनाया जाना था जहां कबीर ने प्रपोज किया था, जिसे न केवल राजस्थानी परंपरा के गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया जाना था बल्कि फेयरी लाइट्स की एक साधारण लड़ से भी सजाया जाना था। ठीक वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ के मुंबई वाले फ्लैट के बाहर हर दिवाली पर गली में लगाई जाती थी। यह एक ऐसा विवरण था जिसे सुझाने की याद सिर्फ काव्या को ही आ सकती थी। मुख्य मंडप के ठीक बगल में एक छोटी सी मेज रखी जानी थी, जिस पर मीरा की एक अकेली फ्रेम की हुई तस्वीर रखी होनी थी। उसके बगल में उनकी माँ का खत बड़े ध्यान से रखा जाना था और एक दिया रखा जाना था जिसे रस्म की शुरुआत में जलाया जाना था और उसके खत्म होने तक जलते रहने देना था। एक शाम साथ मिलकर योजनाओं की समीक्षा करते हुए अनन्या ने कबीर को समझाया, मैं चाहती हूं कि वो वहां रहें। किसी उदास फुटनोट की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की तरह जो असल में वहां मौजूद हो। वही वो वजह है जिसकी वजह से इनमें से कोई भी चीज वजूद में है। कबीर ने बड़े सीधे शब्दों में कहा,
तो वो वहां रहेंगी। हर उस मायने में सबसे आगे जो मायने रखता है। इस बीच काव्या चुपचाप कुछ और ही इंतजाम कर चुकी थी। अनन्या के पुराने मुंबई के मोहल्ले से एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उस अस्पताल के वार्ड से मीरा के 2 सबसे पुराने दोस्त भी शामिल थे जहां उन्होंने सालों पहले काम किया था, जो मुख्य मेहमान के तौर पर इस रस्म के लिए राजस्थान आने वाले थे। जब काव्या ने आखिरकार अनन्या को ये बात बताई तो वह अभिभूत होकर बोली, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। काव्या ने बड़े सीधे शब्दों में कहा, हाँ, मुझे ऐसा करना था। तुमने इस परिवार के दबे हुए इतिहास को रोशनी में लाने में 3 साल बिताए हैं। ये बात बिल्कुल गलत लगती कि तुम्हारी अपनी माँ की दुनिया उस एक दिन भी अंधेरे में रहती जो उनके लिए भी सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए था। अध्याय 47। वो बाढ़ शादी से 3 हफ्ते पहले अनन्या के शादी के लहंगे की फिटिंग के दौरान ये खबर पहुंची, ट्रस्ट के एक गांव के कोऑर्डिनेटर का फोन आया, जिसकी आवाज बमुश्किल नियंत्रित घबराहट से कांप रही थी। राजकुमारी, ये चंदपुरा गांव का मामला है। कल रात बेमौसम हुई बारिश में जलाशय का तटबंध एम्बैंकमेंट टूट गया है। आधा गांव पानी में डूब चुका है। नया क्लिनिक भवन, वो जिसे हमने अभी अभी पूरा किया है, उसकी ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी के अंदर है। 2 परिवारों के मवेशी गायब है और कम से कम एक बुजुर्ग निवासी का कोई अता पता नहीं है। फोन कटने से पहले ही अनन्या ने अपना कोट उठा लिया था और वह आधे बने लहंगे में लगी पिनों के बारे में दर्जी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रही थी। हड़बड़ाहट में वहां पहुंची काव्या से उसने कहा, मुझे जाना होगा। अनन्या, शादी में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। अभी वेंडर के फाइनल कंफर्मेशन बाकी है। हुआ काव्या, वहां एक गांव पानी में डूबा हुआ है। अनन्या की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें इस बात पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। शादी 3 हफ्ते बाद भी वहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाते हैं तो वह लापता महिला मिलेगी या नहीं। यात्रा के लिए पहले से ही तैयार होकर कुछ ही पलों में वहां पहुंचे कबीर ने उसके पैरों में पहनने वाले उन नाजुक सैंडल के बजाय उसके असली जूते आगे बढ़ा दिए। मैंने राणे को फोन कर दिया है। उन्होंने जिला आपदा प्रतिक्रिया टीम, डिजास्टर रिस्पांस टीम को जुटा लिया है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। अनन्या, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया, जो पूरी तरह पक्का और मजबूत था। मुझे एक ऐसी महिला से प्यार हुआ था जो एक वकील के कबूलनामे के लिए कोलकाता उड़कर गई थी और हाथों में सिर्फ सच्चाई लेकर किसी अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देने जोधपुर गई थी। मैं इस बात से हैरान होने वाला नहीं हूं कि एक बार उसे उसकी अपनी शादी की ड्रेस की फिटिंग से दूर नहीं भगा सकती। अध्याय 48। असल में क्या मायने रखता है। रात ढलते ढलते वे चंद्रपुरा पहुंच गए। आपातकालीन जनरेटरों और राहत वाहनों की हेडलाइट से गांव जगमगा रहा था और आधे से ज्यादा समुदाय बाढ़ के पानी में कमर तक डूबा हुआ अपनी बची खुची चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने उनके साथ पूरी रात काम किया। सुरक्षित दूरी से निर्देश देने के बजाय उसने शारीरिक रूप से राहत सामग्री पहुंचाने में मदद की, राणे की आपदा टीम के साथ समन्वय किया और एक डरे हुए परिवार के साथ 2 थका देने वाले घंटे बिताए जिनकी दादी आखिरकार एक पड़ोसी के ऊपरी माले पर सुरक्षित लेकिन सहमी हुई हालत में मिल गई थी। सुबह होते होते पानी कम होने लगा था। लापता महिला का पता चल गया था और उसे इलाज मिल रहा था और डूबा हुआ क्लिनिक हालांकि क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसकी मरम्मत की जा सकती थी। शुक्र है कि उसकी नींव ट्रस्ट के कड़े नए निर्माण मानकों के तहत बनाई गई थी, क्योंकि अनन्या ने महीनों पहले खुद इस पर जोर दिया था। रात भर राजगढ़ से अतिरिक्त संसाधनों का समन्वय करने में जुटी रही काव्या ने अगली सुबह फोन पर कहा, तुमने इसे ठीक इसी तरह की आपदा से बचने के लिए बनाया था। उन्होंने कहा, सस्ते ठेकेदार की बोली के बजाय उचित नींव पर जोर देना। उस फैसले ने शायद उस क्लिनिक को बचा लिया और उसके साथ शायद कुछ और जानें भी बचा ली। डूबे हुए गांव के बाहर कीचड़ में खड़ी, थकी हुई, भीगी हुई और अपनी ही शादी से ठीक 3 हफ्ते दूर अनन्या ने अपने सीने में कुछ बहुत गहरा और पक्का सा महसूस किया। वही एहसास जो उसने 3 साल पहले दरबार हॉल में खड़े होकर महसूस किया था, जब उसने बलवंत की धमकियों या चौहान के इशारों या किसी और के शक को इस बात की परिभाषा तय करने से मना कर दिया था कि वो क्या करने के काबिल है। उसके बगल में खड़े, उतने ही थके हुए और खुद को किसी भी अन्य जगह पर न पाने के लिए दृढ़ संकल्पित कबीर से उसने धीमे से कहा, यही तो है। मुझे लगता है माँ का असल में यही मतलब था, सिर्फ किसी खिताब का दावा करना नहीं, कुछ ऐसा बनाना जो बाढ़ आने पर वाकई टिक सके। जाहिर है इस मामले में सचमुच थके हुए लेकिन गर्मजोशी के साथ कबीर हंस पड़े। तुम्हें शादी के जोड़े पर कीचड़ लग गया है, अनन्या ने इशारा करते हुए कहा। मेरी शादी की ड्रेस सुरक्षित महल में है। ये सिर्फ मेरा रोजमर्रा का कुर्ता है और इसे धोया जा सकता है। 4 बजे सुबह थके होने के बावजूद प्रैक्टिकल होना
उन्होंने कीचड़ और सब कुछ के बावजूद उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने वाकई में सही इंसान को चुना है। बाढ़ के दौरान किए गए इन कामों की खबर कुछ ही दिनों में प्रेस तक पहुंच गई, किसी जानबूझकर दी गई घोषणा के जरिए नहीं, बल्कि खुद गांव के लोगों के जरिए, जिन्होंने उस राजकुमारी की तस्वीरें और कहानियां साझा की जो आधी रात को बाढ़ के पानी में उतरने के लिए अपनी खुद की शादी की तैयारियां छोड़कर चली गई थी। इसके बाद आई कवरेज को किसी के स्पिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये जैसी थी वैसी ही थी, ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी की हर ईमानदार चीज आखिरकार बन जाती है। 3 हफ्ते बाद, बिल्कुल योजना के मुताबिक, शादी संपन्न हुई, इसमें एक दिन की भी देरी नहीं हुई, और हाल ही में ठीक किए गए चंद्रपुरा क्लिनिक ने अपनी तरफ से कृतज्ञ और पूर्ण रूप से आभारी लोगों का एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होने के लिए भेजा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शादी का दिन, वचन, परिवार, आखिरकार जोर से पढ़ा गया एक पुराना खत, और हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद जो भी आता है उसकी शुरुआत। अध्याय 49। शादी की सुबह। अनन्या सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग गई, ठीक उसी तरह जैसे वो उन सुबहों को जागती थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वह दिन जब उसे अपने पिता के बारे में पता चला था, वह दिन जब उसने दरबार हॉल में कदम रखा था, वह दिन जब बलवंत की सजा ने आखिरकार उसकी जिंदगी के एक लंबे अध्याय को बंद कर दिया था। आज का दिन उन सबसे अलग लग रहा था, ज्यादा शांत, ज्यादा हल्का। देवयानी उसे तैयार करने में मदद करने के लिए आए। उन्होंने बड़े प्यार से सिंदूर लगाने और आखिरी टच खुद देने का आग्रह किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माँ करती है। अनन्या के कंधे पर दुपट्टा ठीक करते हुए देवयानी ने बड़े नर्म लहजे में कहा, मैं जानती हूं कि मैं वह नहीं हूं। मैं कभी ऐसा दावा भी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन 3 सालों में मैंने इसे जिस भी छोटे से तरीके से कमाया है, तुम मुझे कम से कम इतना करने दोगी। आंखों में आंसू लिए अनन्या ने कहा, आपने इसे पूरी तरह कमाया है। जब आपके पास मुझे एक खतरे के रूप में देखने की हर वजह थी, तब आपने मुझे एक घर दिया। राजमाता, यह अपने आप में एक अलग तरह की माँ होने जैसा है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसके बाद इशिता पहुंची, जो अपनी आदत के उलट थोड़ी घबराई हुई थी। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। उन्होंने कहा, ये मेरी दादी के थे, असली वाली, पापा की तरफ से। कोई और इतिहास नहीं, बस एक दादी के झुमके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। अगर तुम इन्हें रखना चाहो तो मैं चाहती हूं कि ये तुम्हारे पास रहें, बहन से बहन के रूप में। अनन्या ने उन हाथों से डिब्बा थामा जिन्होंने 3 सालों में गम और खुशी दोनों को बिना किसी एक को दूसरे पर भारी पड़े संभालना सीख लिया था। उसने सहमति जताते हुए कहा, बहन से बहन के रूप में, और इशिता को एक ऐसे आलिंगन में समेट लिया जिसे दोनों ने 3 साल पहले साझा करने की कल्पना भी नहीं की थी। बाहर महल के बगीचों में मंडप फीकी शुरुआती रोशनी के नीचे बनकर तैयार खड़ा था। गेंदे और चमेली के फूल और फेयरी लाइट्स, बिल्कुल योजना के मुताबिक। मीरा की एक अकेली फ्रेम की हुई तस्वीर उन सबकी देखरेख कर रही थी, और उनका दिया पहले से ही प्रज्वलित था। अध्याय 50। वचन। सूरज ढलने के साथ ही रस्म की शुरुआत हो गई। रेगिस्तान का आसमान सोने से बैंगनी रंग में धीरे धीरे और जाने पहचाने अंदाज में ढल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस शाम हुआ था जब कबीर ने पहली बार यह माना था कि वह कागजी कार्रवाई से जुड़ी किसी वजह से नहीं बल्कि राजगढ़ में रुके हैं। विक्रमादित्य खुद अनन्या को मंडप के रास्ते तक लेकर आए। उनका हाथ उसके हाथ पर स्थिर था, हालांकि उनकी आंखें बिल्कुल भी स्थिर नहीं थीं। मंडप तक पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, 3 साल पहले मैं एक दरबार हॉल में खड़ा था और एक ऐसी लड़की को अपना हक जताते हुए देख रहा था जिसे मैं बमुश्किल ही जानता था, और वह एक ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार मान रही थी जिसे मुझे शुरुआत से ही स्वतंत्र रूप से दे देना चाहिए था। मैंने उसके बाद से हर दिन उस बेटी के काबिल बनने की कोशिश में बिताया है जिसे जानने का मुझे दूसरी बार मौका मिला था। आज मैं उसे विदा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उसे खो रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आखिरकार यह समझ गया हूं कि वह हमेशा से क्या जानती थी, कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप हकदार हैं। यह कोई ऐसी चीज है जिसे आप हर दिन ईमानदारी से चुनते हैं। उन्होंने उसके माथे को चूमा और उसका हाथ कबीर के हाथ में रख दिया, और पूरे विधि विधान से रस्म की शुरुआत हुई। रियासत से भी पुराने संस्कृत के श्लोकों को अनन्या के आग्रह पर मराठी के एक पाठ के साथ पिरोया गया था, वह भाषा जिसमें उसकी मां ने उसे लोरी गाकर सुलाया था, जिसे मीरा के अस्पताल के एक पुराने दोस्त ने भावनाओं से भरी हुई आवाज में पढ़ा था। जब पंडित जी ने जोड़े से अपने शब्दों को एक दूसरे के सामने रखने को कहा, तो कबीर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, जो ठीक उसी तरह से साधारण और बिना पॉलिश किए हुए थे जिसे अनन्या ने संजोकर रखना सीख लिया था। उन्होंने कहा, मैं किसी राजकुमारी की तलाश में नहीं आया था। मैं जोधपुर में खोई हुई एक महिला की बेटी की तलाश में आया था, और एक ऐसा काम कर रहा था जो मैंने पहले 100 बार किया था।
इसके बजाय मुझे कोई ऐसा मिला जिसने मुझे ये सिखाया कि सच्चाई हमेशा उस कीमत के लायक होती है जो उसे खोजने में चुकानी पड़ती है, और यह कि प्यार, असली प्यार, सच्चाई का ही एक और रूप है जिसे खोदकर निकालना हमेशा सार्थक होता है, चाहे वह कितनी भी गहराई में क्यों न दबी हो। अनन्या, मैं इस शादी का हर दिन तुम्हें चुनते हुए बिताऊंगा, ठीक उसी ईमानदार तरीके से जिस तरह तुमने इस परिवार द्वारा तुम्हें सौंपी गई हर कड़वी सच्चाई को चुना है। जब अनन्या की बारी आई तो उसने इसके बजाय उस मुड़े हुए घिसे पड़े खत को थामा जिसे वह 3 साल से अपने साथ ले जा रही थी, और उसने वहां जमा भीड़, परिवार, दोस्तों, गांव के लोगों, मंत्रियों से बने सहयोगियों, जो सब एक ही बगीचे में पिरोए गए थे, के सामने उसकी आखिरी लाइन जोर से पढ़कर सुनाए। अनन्या, अगर कभी जरूरत पड़े तो अपना हक मांगो, तुम किसी से कम नहीं हो। आखिरकार बह ही रहे आंसुओं के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए उसने ऊपर देखा। मेरी माँ ने मुझे वो मांगना सिखाया जो मेरा था। वो ये देखने के लिए कभी जीवित नहीं रही कि वो सबक मुझे कितनी दूर तक ले जाएगा। एक महल, एक ट्रायल, एक ट्रस्ट, एक ऐसा परिवार जो एक वक्त पर एक कड़वी सच्चाई के साथ ठीक हुआ है, और अब इस सटीक पल तक उस आदमी के साथ यहाँ खड़े होने तक जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को ढूंढना हमेशा सार्थक होता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे। कबीर, मैं वही मांग रही हूँ जो पूरी तरह मेरा है। मैं तुम्हें मांग रही हूँ, इस जिंदगी को मांग रही हूँ, हर उस ईमानदार दिन को मांग रही हूँ जिसे हम यहाँ से आगे साथ मिलकर बनाएंगे। अध्याय 51। एक पूरा परिवार। इसके बाद हुआ रिसेप्शन रेगिस्तान की रात में काफी दूर तक खींच गया। वीर, जो अब 19 साल के हो चुके थे और आज भी अपनी मस्ती से बाज नहीं आते थे, उन्होंने एक ऐसा टोस्ट दिया जिसमें किसी तरह सच्चे आंसू और गोपाल की जासूसी करने के बारे में एक ऐसा किस्सा शामिल था जिसने पूरे हॉल को अपने ही आंसुओं के बीच हंसा दिया था। आदित्य ने अपनी नई भाभी के साथ इतनी सहजता से डांस किया जो 3 साल पहले अकल्पनीय होता। चौहान, जिन्हें एक अप्रत्याशित मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, वे काव्या के साथ ट्रस्ट के काम को 3 नए जिलों में विस्तारित करने पर चर्चा कर रहे थे, और वे दोनों अनजाने में ही एक ऐसी साझेदारी की नींव रख रहे थे जो शाम के जश्न से भी ज्यादा लंबी चलती। कामिनी और सुरेश कंवल कुमारी और सुनीता के परिवार के साथ बैठे थे। एक बार दबे हुए परिवार की एक शाखा की 3 पीढ़ियां आखिरकार एक ऐसे जश्न में पूरी तरह से मौजूद थीं जो कभी उन्हें पूरी तरह से बाहर कर देता था। राजीव मल्होत्रा, वो ऑडिटर जिन्होंने आखिरकार अपनी बात पर भरोसा किए जाने के लिए 11 धैर्यवान सालों तक इंतजार किया था, उन्होंने कोने की एक मेज से अपना खुद का एक शांत टोस्ट उठाया। वे सिर्फ इस बात से संतुष्ट थे कि वे सच्चाई को मायने रखते हुए देखने के लिए जीवित रहे थे। रात में देर गए, अनन्या जश्न से कुछ पलों के लिए चुपचाप निकल गई। उसने अपनी माँ की तस्वीर वाली छोटी मेज को ढूंढ निकाला। रेगिस्तान की हवा में दिया अभी भी स्थिर रूप से जल रहा था। लौ के पास घुटने टेकते हुए उसने धीमे से कहा, हमने कर दिखाया माँ। सिर्फ शादी नहीं, वो सब कुछ, सच्चाई, परिवार, ट्रस्ट, गांव। मुझे नहीं लगता कि अस्पताल की उस रात मुझे ये समझ आया था कि मेरे लिए आपकी आखिरी इच्छा कितनी बड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसके साथ न्याय किया है। रेगिस्तान की हवा ने फेयरी लाइट्स को धीरे से हिला दिया, और बस एक पल के लिए तारों से भरे आसमान के नीचे अकेले खड़े होकर अनन्या ने कुछ ऐसा महसूस किया जो पूरी तरह से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से कुछ न होने जैसा भी नहीं था। एक स्थिर, पक्का सुकून। ऐसा लगा जैसे कहीं किसी तरह उसकी माँ आखिरकार पूरी तरह से आराम की नींद में है। कुछ ही मिनटों बाद कबीर ने उसे वहां ढूंढ लिया और बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बड़े नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम अपने ही रिसेप्शन में एक शादीशुदा महिला की तरह जाने के लिए तैयार हो? अनन्या ने उनका हाथ थामा और उठी। बगीचे के बाहर इंतजार कर रहे संगीत, हंसी और परिवार की तरफ वापस मुड़ने से पहले उसने दिया की स्थिर लौ को एक आखिरी बार देखा। उसने कहा, मैं तब से तैयार हूं जब रात को माँ ने मुझे वो खत दिया था। मुझे बस तब तक यह नहीं पता था कि मैं किस तरफ कदम बढ़ा रही हूं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, शादी के 1 साल बाद अनन्या एक नए तरह के चैलेंज का सामना करती है। राजगढ़ की सीमाओं से बाहर ट्रस्ट के मिशन का विस्तार करना और रियासत में अपनी खुद की भविष्य की भूमिका को लेकर एक ऐसा फैसला जो उसकी विरासत के अगले अध्याय को परिभाषित करेगा। अध्याय 52। 1 साल बाद रिकॉर्ड रूम बदल चुका था। जहां कभी सिर्फ धूल और भूले बिसरे लेजर की बदबू आती थी, वहां अब एक दूसरी टेबल आ चुकी थी। एक व्हाइट बोर्ड था जो काव्या के कलर कोडेड प्रोजेक्ट टाइमलाइन से ढका हुआ था, और शादी के दिन की एक तस्वीर वाला एक छोटा पीतल का फ्रेम था जिसे अनन्या द्वारा किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार पढ़ने की जिद वाले फाइलों के ढेर के बीच में करीने से रखा गया था। शादी का 1 साल एक ऐसी स्थिरता में ढल चुका था जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। शांति तो बिल्कुल नहीं,
क्योंकि राजगढ़ शायद ही कभी शांति की इजाजत देता है, लेकिन ये स्थिरता भरा था। कबीर ने अपने इन्वेस्टिगेटिंग के काम को लगभग पूरी तरह से ट्रस्ट के ऑपरेशंस में मिला लिया था। वे शामिल होने का अनुरोध करने वाले गांवों की बढ़ती सूची में भूमि के रिकॉर्ड और पुरानी शिकायतों को खंगाल रहे थे। काव्या एडमिनिस्ट्रेशन की मशीन को उसी अथक दक्षता के साथ चला रही थी जिसे उसने कभी स्किन केयर कैंपेन पर लागू किया था। और अनन्या, जो अब 20 साल की हो चुकी थी, वो रियासत के लिए कुछ ऐसा बन चुकी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पारंपरिक अर्थों में पूरी तरह से भावी रानी नहीं, क्योंकि आदित्य अभी भी वारिस बने हुए थे, बल्कि कुछ ऐसा जिसे मंत्रियों ने मजाक मजाक में ही सही राजगढ़ की अंतरात्मा कहना शुरू कर दिया था। 3 अतिरिक्त जिलों ने औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया था कि ट्रस्ट अपने काम का विस्तार मूल 12 गांवों से आगे करे। चौहान हर उस सरकारी समारोह में बड़े चाव से यही कहते थे कि जब सार्वजनिक धन निजी सुविधा के बजाय सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति जवाबदेह होता है, तो ऐसा ही परिणाम सामने आता है। एक दोपहर ट्रस्ट के नए सुव्यवस्थित विस्तार प्रस्ताव को फैलाते हुए काव्या ने कहा, हम एक साथ तीनों को नहीं बढ़ा सकते। उस ओवरसाइट मॉडल को गंभीरता से कमजोर किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता जिसने इस काम को पहली बार में संभव बनाया है। हमें किसी एक को चुनना होगा, और बहुत सावधानी से चुनना होगा। एक विचार को आकार देते हुए अनन्या ने धीरे से कहा, या फिर हम सिर्फ ट्रस्ट का विस्तार नहीं करते, हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो अन्य ट्रस्टों को ये सिखा सके कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, ताकि यह सिर्फ हम अकेले काम करने वाले न रहें। यह एक ऐसा मॉडल बन जाए जिसे अन्य रियासतें और जिला परिषदें असल में दोहरा सके। कबीर अपने कागजों के ढेर से ऊपर देखते हुए उत्सुकता से बोले, तुम राजगढ़ से भी बड़ी किसी चीज के बारे में बात कर रही हो। मैं इस बात को पक्का करने के बारे में बात कर रही हूं कि उन 12 गांवों के साथ जो हुआ, धोखाधड़ी, दशकों की चुप्पी और धीमी सुधार प्रक्रिया, वो अगली बार कहीं और होने पर उसे ठीक करने में 50 साल न ले। अनन्या ने उनकी आंखों में देखा, उनके चेहरे के भावों पर एक स्थिर और पक्का भाव छा गया। मुझे लगता है कि अब इस बारे में सोचना बंद करने का वक्त आ गया है कि यह मेरे परिवार की गलती को सुधार रहा है। मुझे लगता है कि अब इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हम में से हर किसी से भी ज्यादा लंबे समय तक टिक सके।